नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न बताएंगे, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज हम लोग अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए धुन सवार हो जानी चाहिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आजीविका है तो आजीविका क्या है। आजीविका एक ग्रामीण रोजगार योजना है। ठीक है, आजीविका क्या है? एक ग्रामीण रोजगार योजना है। अब यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे एक आता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब शुरू हुआ। तो डायरेक्ट इस पर पूछा जाता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ था। तो ये 1999 में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2011 में हुआ था, राजस्थान के बांसवाड़ा से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ दो प्रश्न और याद रखना है। इसके साथ साथ आजीविका क्या है? एक ग्रामीण रोजगार योजना है। और दो प्रश्न और कौन कौन सा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी कि 1 रुपये का नोट और 1 रुपये के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 1 रुपये के नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और बाकी सभी जो नोट है वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ से कई प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। ठीक है, 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त सचिव का होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए वित्त मंत्रालय भी दिया रहेगा, वित्त मंत्री भी दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर जो होता है वित्त सचिव का होता है। ठीक, वित्त मंत्री का नहीं बल्कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन जो कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव है ना, सोमनाथन। ये करेंट अफेयर में भी आपको याद रखना है ना, करेंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया ये। वर्तमान में भी वित्त सचिव हो गया टीवी सोमनाथन और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अच्छा 1 रुपये के नोट के अलावा जो है बाकी सभी रुपये वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। और हस्ताक्षर किसका रहता है? आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि 10 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है तो आरबीआई का गवर्नर का होता है। 10 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? करंट अफेयर में आपको याद रखना है शक्तिकांत दास है ना। आरबीआई का भी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। चलिए नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से सबसे कम लाभान्वित जो हुआ है वो होता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, वैश्वीकरण से, वैश्वीकरण है क्या? देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है ना। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, तो विभिन्न देशों के बीच संबंध में वो कृषि क्षेत्र जो है ये कम लाभान्वित होता है। बाकी खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र ये अधिक लाभान्वित होता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। ठीक है, भारत के जीडीपी में वर्तमान में भी कृषि का योगदान कितना है? तो 17% है। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है ना, सबसे अधिक भारत के मतलब जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तो ये सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया मॉडल पर ये आधारित है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2007 से 12 तक है ना, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक। 12वीं 12 है ना, 12वीं 12 से शुरू होती है, 2012 से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल को बढ़ावा देना। तो ये समावेशी विकास ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है? किस योजना में किया गया था 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया? तो ये किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो कि 2012 से 2017 तक था, और ये अंतिम परियोजना था 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, दीर्घकालीन और अधिक समावेशी विकास। देखिए, 11वीं में सिंपल मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, लेकिन तीव्र, दीर्घकालीन और अधिक समावेशी विकास था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है मान लो? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर इसमें नहीं है, नेशनल बैंक फॉर नहीं है, नेशनल ब्यूरो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे नेशनल बैंक यहाँ ऑफ दे दिया तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। यहाँ पर 2 मिस्टेक है, एक तो यहाँ फॉर नहीं दिया है, नेशनल बैंक फॉर होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड यहाँ नहीं दिया हुआ है, एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसका हिंदी क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 1982 में हुआ, तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 85 था। ठीक है, तो 1982 में स्थापित हुआ तो नाबार्ड की स्थापना, तो इसलिए ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और नाबार्ड का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो साजी केबी है। वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष जो है ये साजी केबी है, ये याद रख लेना है। करेंट अफेयर में नाबार्ड का भी वर्तमान अध्यक्ष साजी केबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना से रेलवे एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अभी बिहार एसएससीजीएल 2022 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें भी दोनों क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था किस मॉडल पर आधारित है, और ये बिहार एसएससीजीएल 2022 में जो एग्जाम हुआ, सेम क्वेश्चन वही कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना पहली जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहता है ना, तो इसलिए पहले भी पूछा गया और अभी भी पूछा जाएगा, बाद में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन याद ही रखना आपको। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये दोनों रट के रखना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? हेरोड डोमर मॉडल, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, याद रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास है। ठीक है, अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ जैसे कि पहली पंचवर्षीय ने किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हो गया हेरोड डोमर मॉडल। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो इस्पात संयंत्र है, इस्पात कारखाना है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है स्टील प्लांट है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि दुर्गापुर किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसे याद ऐसे रख लेना, द्रविड़ बोलिएगा ना, द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और
भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसे बोलना है भीरू। भीरू यानी भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसे बोलना राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो भारत का सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है किसकी जयंती के रूप में? तो पहले तो याद रखना है कि भारत में सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस। ठीक है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जयंती पर मनाया जाता है ना। पीसी महालनोबिस के जयंती पर भारत का जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग जो है ये आता है किसमें? ये आता है तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आता है ये। ठीक है। बाकी प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि, वन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आ गया तो कौन? बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, यानी सेवा करने वाला। बैंकिंग हो गया, गाड़ी परिवहन हो गया, संचार, व्यापार, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? जैसे प्लास्टिक क्षेत्र और कपड़ा क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ बैंकिंग क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बल्कि ये तृतीय क्षेत्र में है, ये सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का ही है। सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, देश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। तो क्या होता है? इसको अगर नहीं भी पढ़ें तो ऑप्शन से आप आसानी से टिक कर सकते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। ठीक है। यह लिखा है, देश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण करने में किसका उपयोग होता है? तो ये ऑनलाइन बैंकिंग की आवश्यकता, खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाता से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है ना, यानी कि केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि LIC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि LIC का फुल फॉर्म क्या है ना। LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो LIC का फुल फॉर्म है, इसका करेक्ट आंसर हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, LIC की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है। LIC की स्थापना 1956 में और SBI की स्थापना हुआ था 1955 में। जब भी ये कोई क्वेश्चन आए दोनों में से तो दोनों एक साथ रिवीजन कर लेना चाहिए। कभी SBI का पूछे कब स्थापना हुआ तो 1955, LIC 1956, LIC 1956, SBI 1955 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो नरेगा योजना का खर्च जो है ये केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो ये किया जाता है 75:25 में किया जाता है। ठीक है। यानी कि नरेगा योजना जो भी फंड आएगा उसमें 75% केंद्र सरकार का योगदान रहता है और 25% राज्य सरकार का। ठीक है। अब आपको कहीं पर आंसर आपको मिलेगा 90:10। ठीक है। 90 यानी कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच अनुपात है 90:10। तो ये आंसर कब टिक करना है? ये कि कुछ राज्यों में यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में नरेगा योजना का खर्च में ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात 90:10 है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये सब क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। तो पहाड़ी क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है ये अनुपात 90:10 का है। बाकी सिंपल अगर पूछ ले तो नरेगा योजना का खर्च जो है केंद्र और राज्य के बीच 75:25 में वहन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब रही बात नरेगा से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, नरेगा की शुरुआत कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है। जैसे नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो नरेगा पर लिखेंगे ऐसे, है ना, नरेगा। ठीक है। नरेगा, देखिए कुछ ऐसे चैनल हैं जिसको मैंने मतलब कि एक बार मैंने देखा तो बड़े चैनल है ना, यानी कि उनका 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है, वो गलत बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि गलत बता, नरेगा में क्या है, इसका
यहाँ पर ए डाल दिए हैं। नरेगा और मनरेगा ये दोनों का गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, इनका फुल फॉर्म गलत बता दिया गया है, ठीक है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कितना भी बड़ा चैनल आप देखें तो कम से कम अगर कन्फ्यूजन हो तो 2 चैनल यानी कि 2 बार जरूर 2 वीडियो जरूर देखें 2 लोगों का। तो इससे आपका क्या है कन्फ्यूजन कोई भी क्या है कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा और आपको गलत दिशा निर्देशित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे आप मेरे भी देखें तो मेरा वीडियो देख के जरूर एक और कभी वीडियो देखें और उसमें से आप देखें कि अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार गूगल पर सर्च मार के उसका जो क्या सही है उसको ज़रूर जान लें, ठीक है। तो कई बड़े बड़े चैनल भी हैं ना गलत बता देते हैं 2-4 क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये चीज़ें खुद जांच करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नरेगा क्या होगा, नरेगा ये होगा ना NREGA, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल रूरल है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये गारंटी अधिनियम है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये हो गया नरेगा। अब नरेगा को क्या है, इसको नरेगा की स्थापना कब हुआ था, पहले ये नरेगा की शुरुआत कब हुआ था, तो ये नरेगा लागू हुआ था 2006 में, ठीक है, 2006 में लागू हुआ था। अब फिर आ गया क्या मनरेगा, तो मनरेगा क्या है देखिए 2 अक्टूबर 2009 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती है, तो गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मनरेगा है ना। तो मनरेगा को लिखेंगे MG महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी, उसके बाद वही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी महात्मा गांधी एड हो गया इसमें, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा NREGA, ठीक है, MG बाकी नरेगा पहले का है, ठीक है। तो ये 2009 में मनरेगा इसे कहा गया, ठीक है। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई, तो 2009 में ऐसे, और नरेगा लागू हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म में हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा का, और महात्मा गांधी इसमें हो जाएगा मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि मनरेगा योजना की शुरुआत ये कहाँ से हुआ था, तो मनरेगा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ था, ठीक है। और मनरेगा योजना में 1 साल में कितने दिन की काम की गारंटी देता है, तो मनरेगा योजना में 1 साल में 100 दिन की काम की गारंटी देता है, ठीक है। 100 दिन की काम की गारंटी की योजना है इसमें, ठीक है। अच्छा, नरेगा योजना का जनक कौन है, तो नरेगा योजना के जनक ज्यानद्रेज है ना, ज्यानद्रेज ये है नरेगा योजना के जनक। अगर पूछ दे तो ज्यानद्रेज है, ये कहाँ का है, बेल्जियम के, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है, तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, तो 2 युद्ध हुआ था उसके दौरान, और अनावृष्टि यानी कि अकाल भी पड़ा था, उसमें सुखाड़ भी आया था। तो ये हुआ था किसमें मालूम, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर आपको याद है तो कितना है, 1961 से 66 है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। अब इसी दौरान देखिए बीच में 1962 आता है, जबकि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। एक युद्ध ये हो गया, 2 युद्ध बोला ना के कारण प्रभावित हुआ था, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, शुरुआत हो गया था 1965 में, ठीक है। तो ये 2 युद्ध हुआ था, और 1966 में सुखाड़ भी आ गया था, ठीक है। तो इसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी प्रभावित हुआ, ठीक है, काफ़ी प्रभावित हुआ और मतलब विफल रहा, पूरी तरह से विफल रहा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की दयनीय विफलता के कारण ही 1966 से 69 तक योजना अवकाश हुआ था, ठीक है। 1966 से 69 तक योजना अवकाश हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश की अवधि है तो कितना है, 1966 से 69 तक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना से कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। बाकी जो तीनों पहले था, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, वो तीनों हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित, लेकिन ये बोकारो है
स्टील प्लांट ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। ये रूस के साथ एक भिलाई जो रूस के सहयोग भीरू, और ये बीरू बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये YV रेड्डी थे। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नंदकिशोर सिंह, है ना, NK सिंह। 15वें है NK सिंह। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी क्या 16वें है। 16वें वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, वर्तमान में भी करंट अफेयर में याद रखना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला वित्त जो आयोग है ये स्थापित हुआ था 1951 में। ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और राज्य वित्त आयोग की बात पूछे तो वो अनुच्छेद 243 के आई में है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के आई में है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। और वर्तमान में अभी कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। तो ये ध्यान रखना है। वित्त आयोग का गठन केंद्र में कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, और राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है, बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है कौन? तो व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। बाकी राजकोषीय नीति का घटक में कराधान नीति है, सार्वजनिक ऋण नीति है और सार्वजनिक व्यय नीति है। ये राजकोषीय नीति का घटक है। ठीक है, व्यापार नीति नहीं है। अच्छा, राजकोषीय एक आता है राजकोषीय घाटा बराबर आपको दे दिया जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च माइनस में होता है कुल आय। कुल आय माइनस जो ऋण लिए रहते हैं वो ऋण भी हो जाता है ना, माइनस ऋण है ना। कुल खर्च माइनस में होगा कुल आय। कुल आय में से वो कुल आय नहीं घटाना है, कुल आय में से ऋण घटा के घटाना है ना। ये कुल आय माइनस ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च माइनस कुल आय माइनस ऋण। और राजस्व घाटा का पूछा जाता है, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? तो राजस्व घाटा मतलब क्या हो जाता है? जो कुल खर्च है वो क्या है? कुल आय से ज़्यादा हो गया, यानी कि कुल खर्च माइनस कुल आय, है ना। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा बराबर क्या हो जाएगा? कुल खर्च, है ना, कुल खर्च माइनस कुल आय। तो ये भी याद रखना है ना। राजस्व घाटा बराबर हो गया कुल खर्च माइनस कुल आय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये BT कॉटन को किया गया है। ठीक है, BT कॉटन। तो याद रखना है। ये रही बात जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी मेंडल है। और अनुवांशिकी का प्रयोग करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिकी के प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? वो पहले था योजना आयोग, जो कि जिसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, अब रही बात नीति की हो गया था नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। अब नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, है ना। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। फिर समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखना है। और आपको ऑप्शन में एक दिया रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन होता है
है ना, लास्ट में TION वाला में टिक करना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और अब रही बात करेंट अफेयर के, कुछ क्वेश्चन याद करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है भी पूछ दिया जाएगा, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी है। और नीति आयोग का CEO कौन है, तो BR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो RBI के प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा क्या, CD देशमुख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दी जाए कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर अगर ऑप्शन में है ओसबर्न स्मिथ, तो उसका आंसर होगा ओसबर्न स्मिथ, क्योंकि RBI के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। और RBI का पहला जो भारतीय गवर्नर है वो CD देशमुख थे। ठीक है, CD देशमुख थे। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। RBI की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो RBI है। और भारत में केंद्रीय बैंक होगी RBI, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो RBI को कहा जाता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, RBI। साख नीति कौन जारी करता है, RBI, है ना। मौद्रिक नीति और साख नीति कौन जारी करता है, RBI। और RBI का वर्तमान अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, तो रुपये का जो साइन डिजाइन किया था वो कहाँ पढ़ रहा था, तो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था, है ना, IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे का छात्र था वो, उसका नाम क्या है, उदय, डॉक्टर उदय कुमार था, है ना, उदय कुमार था। ये भी आपको याद रखना है, जो रुपये का डिजाइन किसने दिया था, ये तो उदय कुमार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो यहाँ पर है बैंक नोट प्रेस। ये कहाँ है भैया, बैंक नोट प्रेस है देवास में, है ना, इसका करेक्ट आंसर है देवास। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में। बैंक नोट प्रेस 4 जगह है, मान लो कहाँ कहाँ है, देखिए नासिक में है, तो बैंक नोट प्रेस नासिक, देवास, सालवानी और मैसूर में भी है। ठीक है, तो इसका आंसर देवास फिर कैसे हुआ, है ना। बैंक नोट प्रेस जो है, बैंक नोट प्रेस ये नासिक में भी है, देवास में भी है, सालवानी में भी है। सालवानी जो कि पश्चिम बंगाल में है ना, सालवानी जो है पश्चिम बंगाल में है, और मैसूर में भी है। ठीक है, तो इसका आंसर देवास कैसे होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन में हो सकता है कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रख लेना है, और बैंक नोट प्रेस जो है ये नासिक, देवास, सालवेनी में है और मैसूर में भी है। ठीक है, कहाँ नहीं है इसमें बैंक नोट प्रेस अगर पूछ दी नहीं है, तो ये यहाँ पर होशंगाबाद में नहीं है। होशंगाबाद में क्या है, होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और बाकी इसमें कुछ होगा कन्फ्यूजन या क्लियरिटी, मैं कमेंट में इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रख लेना है, बैंक नोट प्रेस है नासिक, देवास, सालवानी और मैसूर में है। ठीक है, और टकसाल कहाँ बनते हैं, टकसाल जैसे कि सिक्के की ढलाई कहाँ होता है, वो होता है मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में और नोएडा में होता है। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है, महकना, यानी कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, यहाँ पर क्या है, टकसाल है। भारत में 4 ही टकसाल है, 4 जगह है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। ठीक है, और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो वो होशंगाबाद में है। और 1 रुपये के जो सिक्का होता है या तो नोट होता है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का, और बाकी सभी पर RBI के गवर्नर का होता है। नेक्स्ट है UK यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक, ये क्या है, तो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक ये है FTSE 100, है ना। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, FTSE 100 है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सा, जैसे कि भारत का शेयर बाजार सूचकांक कौन कौन सा है, तो भारत का जो शेयर बाजार सूचकांक है वो सेंसेक्स है, CNX है, निफ्टी है और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यानी कि ये 4 प्रमुख है, सेंसेक्स, CNX, निफ्टी और BSE है। अच्छा, भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है, तो भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है SEBI। ठीक है, SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और सेबी का वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी है, माधवीपुरी बुच। तो ये याद रखना है, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाज़त दी है? तो किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो ये दिया है कौन? ICICI बैंक है ना, ICICI बैंक। ये मतलब वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है SBI है। नेक्स्ट है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो आप एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, और कि सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 में किया गया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और 1934 में जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ही थे। देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और साथ करके अगर कोई कन्फ्यूजन वाला हो उसको भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे जयप्रकाश नारायण क्या है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे। अब पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नरेंद्र देव थे, है ना। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक बार जब पूछा गया था, BPSC में भी पूछा गया, बिहार SSC में पूछा गया, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कई लोग आंसर जयप्रकाश नारायण टिक कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, पहले अध्यक्ष पूछे तो वो थे नरेंद्र देव थे। ठीक है, अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, महासचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक लोकमान्य है, तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अब कन्फ्यूजन भी नहीं हो और याद भी रहे तो कैसे करना है? देखिए, लोकमान्य यानी कि किसी को अगर मान सम्मान करते हैं ना तो तिलक लगा कर करते हैं, तो लोकमान्य क्या हो जाएगा? तिलक, है ना। मान सम्मान करते हैं लोकमान्य, वो तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो कौन सा है किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो ये करता है कौन? मान लो लोरेंज वक्र करता है। इसका करेक्ट आंसर है लोरेंज वक्र जो है ये किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। अच्छा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो ये पहली बार उल्लेख किया गया था किस बजट में? 2006-07 बजट में पहली बार GST का उल्लेख किया गया था। फिर लागू कब हो गया था? 1 जुलाई 2017 को। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और भारत में GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, यानी कि GST दिवस अगर पूछ लिया जाए तो 1 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले GST किस देश में लागू हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है। और GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? तो भारत में जो GST है 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। ठीक है। GST स्लैब पूछ लिया जाए, GST स्लैब कौन सा है? तो 0%, तो उसका तो कोई वैल्यू है नहीं। 5%, 12%, 18% और 28%, ये GST स्लैब है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन GST स्लैब नहीं है? आपको 13% दे दिया जाएगा, 20% दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 था। ठीक है। अच्छा, भारत में GST किस देश के मॉडल पर ये लागू हुआ? किस मॉडल पर आधारित है ये? तो कनाडा के मॉडल पर ये आधारित है। अब भारत में किस समिति की सिफारिश पर यह लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST लागू किया गया है। अच्छा, भारत में GST मॉडल किसने तैयार किया था? तो असीम दास गुप्ता जी ने किया था। असीम दास गुप्ता ने किया था। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है असम। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार अपना। ठीक है, GST लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीयकरण से पहले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर ही अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। जब भी 1955 वाला याद आए एसबीआई की स्थापना, तो तुरंत रिवीजन कर लेना है एलआईसी का। एलआईसी कब हुआ था? एलआईसी का स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बैंक ने योनो ये वाला ना, किस बैंक ने योनो नाम से डिजिटल सेवा शुरू किया है? तो योनो किसका है? तो ये एसबीआई का है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था, है ना। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर था। एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है, याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।